नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशाज। बुलेटिन में आपको तमाम तरह की खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक करेंगे पेश। आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी पेपर लीक मामले में डॉक्टर मनीष को किया गिरफ्तार। इस मामले में अब तक 30 लोगों की हुई गिरफ्तारी। और मुंगेर जिले के असरगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की हुई शुरुआत। जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ियों के लिए किए गए हैं विशेष प्रबंध। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारत सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वित्त एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों की समीक्षा की गई। इस दौरान विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे की कार्य योजना और विभिन्न मंत्रालयों की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर तालमेल और टीम भावना के साथ काम करने पर जोर दिया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत की रफ्तार को तेज करना रहा। इसके अलावा बैठक में मंत्रालयों के बीच आपसी तालमेल को भी बढ़ाने पर चर्चा की गई। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महत्वपूर्ण विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सुरक्षित बनाना है, ताकि फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सके और नागरिकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी हो। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 से 2 वर्ष की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं यदि पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होती है तो मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट तथ्यों और दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही पंजीकरण की अनुमति देंगे। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कुल 13 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें परीक्षा से जुड़े विशेषज्ञ और बिचौलिए शामिल हैं। आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचना, धोखाधड़ी और सबूत नष्ट करने के आरोप तय किए गए हैं। इस चार्जशीट में 360 गवाहों के बयान, 422 दस्तावेज और 43 महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में एक आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जाता है कि आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार संजीव मुखिया के बेटे का दोस्त है। हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण इस विषय में जानकारी दे रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई है। बीपीएससी पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की गई है। संजीव मुखिया जो बीपीएससी टियर 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, उसके बेटे शिव कुमार का ये दोस्त बताया जा रहा है मनीष कुमार, जिसको गिरफ्तार किया गया, जहानाबाद का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि ये भी पेपर लीक करवाने के मामले में, पेपर निकालने के मामले में ये जुड़ा हुआ था और इसकी जो गतिविधि थी वो बेहद संदिग्ध थी। और ईओयू जो है उसने एक बार में ही इस पर शिकंजा नहीं कसा है। एक लंबे वक्त तक इसकी मॉनिटरिंग की गई है। मॉनिटरिंग करके कंफर्म किया गया है। उसके बाद मनीष कुमार को ईओयू ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि आज उससे पूछताछ होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। इसके लिए कैबिनेट से कड़ा कानून लाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को सख्त सजा देने का प्रावधान है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है।
2024 के पहले पेपर लीक पर स्पेसिफिक कोई कानून नहीं था। कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। कितनी बार पेपर लीक इन लोग के सत्ता शासन में हुए, आज तक कोई स्पेसिफिक पेपर लीक पर कानून नहीं बनाया इन लोगों ने। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं चिंतित है। उनके प्राथमिकता में छात्र, युवा और नौजवान। केंद्र की सरकार लगी हुई है और बिहार ने भी इसको संस्थागत अपराध की श्रेणी में डाला है। कड़े कानून हम लोगों ने पिछले दिनों विधानसभा में पास किया है। इसलिए किसी भी हालत में ऐसे अपराध में कोई भी सम्मिलित होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द सजा, इसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि स्थानांतरण के इच्छुक सभी शिक्षक आज से विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। राहत की बात यह है कि इस नई नीति के तहत बिहार के सभी प्रकार के शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और शिक्षकों को अपनी पसंद के गृह जिलों या पसंदीदा ब्लॉक में पोस्टिंग मिलने में आसानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीपीएससी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की आधिकारिक अधियाचना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भेज दी गई है और कुल रिक्त सीटों की संख्या की घोषणा खुद मुख्यमंत्री करेंगे। तल पर उनके लिए आवेदन लिए जाए। जो भी इच्छुक टीचर हैं जो ट्रांसफर चाहते हैं, कई शिक्षकों को ये भ्रम था कि टीआरई 3 को मौका नहीं मिलेगा या हेड टीचर को मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों से ये कहना चाहूंगा कि सभी शिक्षकों के लिए अवसर दिए गए हैं और सभी शिक्षक यदि वो ट्रांसफर चाहते हैं, पोर्टल खुल रहा है, वो अपना आवेदन करें। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी की यहां पैरवी के लिए ना जाए। आईआरसीटीसी ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 1 सितंबर को समस्तीपुर मंडल के रक्सौल स्टेशन से रवाना होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए आईआरसीटीसी पूर्वी क्षेत्र के अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुज्जर ने बताया कि इस ट्रेन की मदद से श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग दर्शन, श्री साईं दर्शन के साथ साथ एलोरा की गुफाओं का भी दर्शन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी के माध्यम से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। एक नई योजना लाती है जिसमें यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और बजट का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो ये 1 सितंबर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है, इसमें 4 ज्योतिर्लिंग, शिरडी के साईं बाबा और एलोरा की गुफाओं का दर्शन करवाया जाएगा। 4 ज्योतिर्लिंग में आपका महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करवाए जाएंगे। इस यात्रा को यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को ट्रेन में खाना मिलेगा, ट्रेन में सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। ट्रेन में एक मंदिर भी बनाया गया है जिसमें लोग सुबह शाम जाके पूजा कर सकते हैं। सुबह शाम उसमें भजन चलाए जाते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए हर कोच के अंदर एक सुरक्षा गार्ड भी रहेगा। मंदिर की व्यवस्था ट्रेन में कर दी गई है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनने के बाद यात्रियों की सुविधाएं बढ़ेंगी। इससे अधिक विमानों के संचालन का रास्ता खुलेगा और पूर्णिया से मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की सीधी हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है। खास रिपोर्ट। करीब 10 महीने पहले 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्टा कैबिन से बने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अब बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत से जुड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह एयरपोर्ट एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 294 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक टर्मिनल में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जी, पूर्णिया एयरपोर्ट जिस तेजी से जो है यहाँ पे जो है पैसेंजर्स का आवागमन हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको देखते हुए न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का अभी टेंडर किया गया है, क्योंकि भविष्य में ये जो हमारी टर्मिनल बिल्डिंग छोटी पड़ सकती है, तो इसीलिए परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग जो कि 20,250 स्क्वायर मीटर का है, जहां से ये 1,000 यात्रियों का एक साथ आवागमन हो सकता है, तो वो टेंडर हो गई है। अभी उसकी मीटिंग चलने वाली है इस महीने, तो उम्मीद है कि इस साल के आखिरी तक वो टेंडर अवार्ड हो जाएगा, जिसका 18 महीने का समय है। 2028 में आपको यहाँ पे एक नई टर्मिनल बिल्डिंग तैयार मिलेगी। कुछ समय पहले तक पूर्णिया और सीमांचल के लोगों को हवाई यात्रा के लिए पटना या अन्य शहरों के एयरपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पूर्णिया एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों के संचालन के बाद
स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र से ही हवाई यात्रा की सुविधा मिलने लगी है। जैसे अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो हर जगह से लोग आएंगे बिहार अभी थोड़ा डिस्कनेक्टेड है। जैसे अगर टेक हब से कनेक्ट होता है, हैदराबाद से कनेक्ट होता है, बेंगलुरु से कनेक्ट होता है, तो काफ़ी कंपनीज चाहेंगे कि हम यहाँ आए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। ऐसे अगर बाय रोड है तो बहुत कंपनी नहीं प्रेफर करती हैं। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है तो यूएस के या फिर बहुत सारी कंपनीज आएंगी यहाँ और फिर ऑल ओवर बिहार का डेवलपमेंट होगा। व्यवसायियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। 294 करोड़ का टर्मिनल बिल्डिंग अलाउ हो गया है। 2 साल के अंदर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। इससे व्यापारी को इंटरनेशनल सुविधा मिलेगा इसमें, और आने जाने के लिए सारा पूर्णिया वासियों के लिए सीमांचल में 2-3 स्टेट में, बिहार, बंगाल, नेपाल प्रांत में भी इसका सारा लोग को लाभ मिलेगा। नया टर्मिनल बनने के बाद पूर्णिया से गुवाहाटी, मुंबई और बेंगलुरु के लिए भी उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक पार्किंग, अपना थाना, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भविष्य में यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए कुल 5 उड़ानें संचालित हो रही हैं। खास बात यह है कि इन उड़ानों में यात्रियों की अच्छी मांग देखने को मिल रही है और अधिकांश उड़ानें लगभग फुल रहती हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए पूर्णिया से स्मित कुमार की रिपोर्ट। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के माई भारत और जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण के संयुक्त तत्वाधान में मोतिहारी में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी सौरभ कुमार यादव ने कहा कि इस अभियान के तहत बच्चों को नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं माई भारत जिला युवा अधिकारी अंकिता ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में नशा मुक्ति के खिलाफ संदेश देना है। युवा भारत के तहत आज नशा मुक्ति की जागरूकता के लिए विभिन्न तरह के कंपटीशन किए गए थे, जिसमें सभी स्कूलों से और अन्य जगहों से बच्चों ने हिस्सा लिया है। इसमें पेंटिंग, भाषण, शॉर्ट फिल्म और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। उनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। जिसका मेन जो मकसद है वो है कि बच्चों को नशा मुक्ति का जो संदेश है वो दिया जाए, और ताकि वो अपने जो आसपास के जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, वहां पर जाकर ये संदेश जो है वो उनको और आसपास के बच्चों को सिखा सकें कि नशा जो है वो कितना खराब चीज है। सीतामढ़ी में मानव व्यापार से संबंधित ज्ञानवर्धन कार्यशाला सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरीय पुलिस उपाधीक्षक नजीब अनवर ने मानव तस्करी की रोकथाम, पीड़ितों के संरक्षण और विभागों के प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सीतामढ़ी पुलिस की ओर से मानव तस्करी निरोध इकाई का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। डीएसपी नजीब अनवर ने बताया कि मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, सामाजिक संस्थान और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। थर्ड का ये स्टार्ट हुआ था। इसमें बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक रोड मैप तैयार करके एनजीओ और भी डिफरेंट स्टेक होल्डर के सहयोग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक करेंगे पेश। आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी पेपर लीक मामले में डॉक्टर मनीष को किया गिरफ्तार। इस मामले में अब तक 30 लोगों की हुई गिरफ्तारी। और मुंगेर जिले के असरगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की हुई शुरुआत। जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ियों के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको उर्दू खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।